नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलनों की। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि कृषकों ने किस तरह से अंग्रेज़ों का विरोध किया और किस तरह से खेतीहर मजदूर और किसान मिलकर अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हैं। किसानों और अंग्रेज़ों के बीच का संघर्ष काफ़ी पुराना है और इसलिए हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला, 18वीं और 19वीं सदी के आंदोलन और इस काल में हुए किसान आंदोलन सामान्यतः हिंसक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि इन पर गांधीवादी प्रभाव था ही नहीं, क्योंकि गांधी जी इस समय पर थे ही नहीं। अब 20वीं सदी के किसान आंदोलन हम इनमें देखते हैं कि सामान्यतः ये अहिंसक थे, क्योंकि गांधी जी के प्रभाव इनमें हमको देखने को मिलते हैं। गांधी जी और कांग्रेस का प्रभाव इनमें था। राजनीतिक चेतना का विकास इस समय तक हो चुका था और प्रत्यक्ष तत्कालिक शोषक वर्ग का विरोध, यहाँ पर इन्हें पता चल गया था कि भाई हमको किसका विरोध करना है और किसका विरोध नहीं करना है। तो ये ब्रिटिश सरकार, इनको पता लग गया था कि भाई ज़मींदार हमारा शोषण कर रहा है, तो ज़मींदार के पीछे कौन है? ब्रिटिश सरकार है। तो ये सीधे अब ब्रिटिश सरकार का विरोध यहाँ पर करने लगे थे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि जो 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन हैं, वहाँ पर राजनीतिक चेतना का अभाव था और तत्कालिक शोषक वर्ग जो जमींदार, साहूकार, महाजन आदि है, इनके ही विरोध में वह थे, ब्रिटिश सरकार के नहीं। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर किसान का शोषण करने वाले साहूकार और महाजन हैं और ये ब्रिटिश सरकार से छिपकर हमारा शोषण करते हैं। जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि जो ब्रिटिश सरकार ही है वह मुख्य शोषण करता है। ये 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों में उन्हें ये पता लगता है। तत्कालिक शोषक वर्ग जमींदार, साहूकार, महाजन आदि के ही विरुद्ध थे, ब्रिटिश सरकार के नहीं। ये इनका आंदोलन सामान्यतः हिंसक होते थे और राजनीतिक चेतना का अभाव था और तत्कालिक शोषक वर्ग का ये विरोध करते थे, ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं। जबकि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों में हम देखते हैं कि जमींदार, साहूकार, महाजनों का भी विरोध कर रहे हैं और इन्हें ये पता है कि ब्रिटिश सरकार इन्हें हम पर स्थापित कर रही है, तो ये ब्रिटिश सरकार का भी विरोध कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन किस तरह से हुए थे और किन कारणों की वजह से ये किसान आंदोलन शुरू होते हैं। विभिन्न भू राजस्व पद्धतियों में लगान की उच्च दर, लगान वसूली के शोषणकारी तरीके कि भाई ज़बरदस्ती आप किसान से लगान वसूल रहे हैं, आप 66%, 80% तक आप लगान वसूल रहे हैं, आपको मन चाहिए आप लगान वसूल रहे हैं कि भाई इस बार तुम्हारे यहाँ 100 अनाज हुआ है, 100 बोरी अनाज हुआ है, तो चलो तुम हमको 80 बोरी अनाज हमको दे दो। अब किसान यहाँ पर मुंह फाड़ के देख रहा है कि भैया तुमको 80 बोरी दे दूंगा तो मैं साल भर क्या खाऊंगा, और यही अनाज बेचकर तो मुझे अगली फसल लगानी थी। अगर मैं आपको ही ज़्यादा दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रहेगा। तो यही जो इनकी शोषणकारी नीति होती है, यही वजह बनती है अकाल की, यही वजह बनती है भुखमरी की। अब देखो, जमींदारों और साहूकारों जैसे शोषक वर्ग यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। जब ये जमींदारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करता है कार्नवलिस, तो वहाँ पर बड़े बड़े जमींदार शोषक वर्ग के रूप में उभर जाते हैं। जब मद्रास क्षेत्र में वह रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्था शुरू करता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें जो किसान हैं उनसे बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स वसूला जाता है। सीधे तौर पर रैयत यानी किसान सीधे तौर पर किसानों से टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन रेट जो है वसूलने की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका शोषण हो रहा है। और उनको सुविधाएं ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना तो उनकी सिंचाई व्यवस्था कर रहे हैं, ना तो उनके लिए कुछ अच्छे बीज उनको दे रहे हैं, ना ही उनकी कोई मदद यहाँ पर ये कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि पहले जो शासक थे, चाहे वह हिंदू शासक हो या इस्लामी शासक हो या अन्य किसी पंथ संप्रदाय को मानने वाला शासक, वो बाकायदा किसानों के लिए यहाँ पर काम करते थे। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किसानों के हित के लिए कुछ नहीं करते थे, बल्कि किसानों से सिर्फ और सिर्फ बड़ी मात्रा में टैक्स लेने का काम करते थे। उसी तरह मध्य भारत में जो महालवाड़ी व्यवस्था वह स्थापित करते हैं, जहाँ पर कुछ गांवों में एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, मुखिया मुकद्दम जैसा, और उससे टैक्स वसूलते हैं, तो वहाँ पर वो उनका शोषण कर रहा है और खुद मुकद्दम जैसे जो साहूकार वर्ग है वो उनका शोषण कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि सन्यासी विद्रोह यहाँ पर जो
शुरुआती विद्रोह में से एक होता है। ये सन्यासी और किसानों के समर्थन से यहाँ पर यह विद्रोह होता है। 1770 से 1800 ईस्वी तक ये तकरीबन 30 वर्षों तक यह विद्रोह चलता है। क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरलों के काल में यह विद्रोह चलता है। और यहाँ पर ये देखिए कि बोगरा और मेमन सिंह इसकी बंगाल में शुरुआत करते हैं इस आंदोलन की। 1770 ईस्वी में भीषण आकाल पड़ने के बावजूद लगान की उच्च दर से वसूल की जाती है और तीर्थ यात्रा पर ये पाबंदी लगा देते हैं। तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगा देते हैं, ये कारण होता है सन्यासियों का, क्योंकि सन्यासी भाई हिंदू नागा जो होते हैं और गिरी सन्यासी होते हैं, ये तो भाई जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बोगरा और मेमन सिंह जो कि खुद सन्यासी होते हैं, यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं और किसान भी यहाँ पर इनका साथ देते हैं। तो इस तरह से सन्यासियों का विद्रोह किसान विद्रोह में बदल जाता है। किसानों की अपनी ज़रूरतें थीं और सन्यासियों की अपनी ज़रूरतें थीं। सन्यासियों की समस्या थी कि तीर्थ यात्रा कर भाई आप इतना टैक्स क्यों वसूल रहे हैं हमसे। उसी तरह जो किसान हैं उनकी भी समस्या थी कि भाई आप हमसे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों ले रहे हो। तो विद्रोहियों सन्यासियों ने जमींदारों को लूटा, गोदामों को लूटा और नगरों को भी लूटा और अंग्रेजी फैक्ट्रियों को भी लूटा। इस समय पर अंग्रेजी फैक्ट्री का मतलब होता था जहाँ पर इनका सामान रखा जाता हो, एक प्रकार से आज का गोदाम। कुछ समय तक बोगरा व मेमन सिंह ने समानांतर सरकार बनाए रखी। समानांतर या पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी मोदी जी की सरकार चल रही है दिल्ली में, ठीक है। अब हम ये कहें कि जैसे मैं छिंदवाड़ा ज़िले से हूँ जो कि नागपुर के पास पड़ता है, तो छिंदवाड़ा ज़िला जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। अब यहाँ पर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर भारत सरकार जो है उनका यहाँ पर नियम नहीं चलेगा, यहाँ पर मेरा नियम चलेगा और मैं यहाँ पर सरकार चलाऊँगा। और एक प्रकार से भारत सरकार मेरे लिए विदेशी सरकार हो गई और यहाँ पर पूरी तरह से वो नियम चलेंगे जो मैं लागू करूँगा। यहाँ पर सिक्के नोट सब में मेरी फ़ोटो होगी और व्यवस्थाएं पूरी मेरे अकॉर्डिंग होगी और भारत सरकार का यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं कि समानांतर सरकार, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट, कि आप एक सरकार के समानांतर एक नई सरकार यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। तो यह कुछ अन्य भागों में भी फैल गया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी यहाँ पर अपने ग्रंथ आनंद मठ, उनका जो आनंद मठ बहुत ही फेमस ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में उन्हें क्या मिलता है, इसी आनंद मठ में हमें मिलता है जो वंदे मातरम गीत है वो हमें मिलता है। तो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं उसके ग्रंथ आनंद मठ में जो आनंद मठ था वह इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहता है। फ़कीर विद्रोह की बात करें तो 1776 से 78 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव इस समय पर गवर्नर जनरल रहता है। ये रॉबर्ट क्लाइव जो था वह सिर्फ गवर्नर था, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये पहला गवर्नर था जबकि वारेन हेस्टिंग्स आखिरी गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल होता है बंगाल का, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था भैया, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। अब केंद्र जो रहता है इनका वह रहता है बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा। इनके जो नेता रहते हैं वह मजनू शाह, मुसाद शाह के शिष्य चिराग अली आदि रहते हैं। अब यहाँ पर भवानी पाठक और देवी चौधरानी जी भी यहाँ पर योगदान देती हैं इस आंदोलन में और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इस देवी चौधरानी जी जो यहाँ पर योगदान दे रही हैं उनके सम्मान में एक ग्रंथ लिखते हैं जिनका नाम रहता है देवी चौधरानी। तो अब यहाँ पर अगला विद्रोह जो होता है तो यहाँ पर सीधी सादी जो चीज़ें यहाँ पर जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ ये फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर समझाने का कुछ है नहीं है, तो नॉर्मली मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर से जाकर आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं,
आप अपने स्तर पर नोट्स बना सकते हैं। तो इनमें कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रंगपुर का विद्रोह कब हुआ था। ऐसे 2-4 विद्रोह आपको दे दिए जाएंगे, किसान विद्रोह, आंदोलन, और दूसरी तरफ उनके शुरू होने की तिथि दे दी जाएगी। कई बार आपको नेता दे दिए जाते हैं, कई बार कोई विशेष घटना किसी आंदोलन से जुड़ी होती है तो आप पूछ ली जाती है कि भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो रचना है देवी चौधरानी, वह किस आंदोलन से प्रेरित होकर लिखी गई है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का आनंद मठ किस आंदोलन से प्रेरित होकर लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कि रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल, यहाँ पर रंगपुर, दिनाजपुर, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध होता है। इसके जो नेता होते हैं वह धीरज नारायण और नूर अल दीन होता है। क्या होते हैं? धीरज नारायण और नूर अल दीन होता है। और ये नवाब घोषित करते हैं किसको? धीरज नारायण खुद को नवाब घोषित करते हैं और नूर अल दीन जो होते हैं वो मीर बख्शी बन जाते हैं। तो ये भी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, शासन के नियमों को अपने अनुसार ये चला रहे हैं, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके नियम इनके क्षेत्रों में लागू नहीं हो रहे हैं। फिर हम पागलपंथी विद्रोह देखते हैं। 1824 से 1833 के बीच में जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1823 तक जो हेस्टिंग्स है वो गवर्नर जनरल है, और फिर हम 24 से 28 तक एक दूसरा गवर्नर जनरल देख रहे हैं, और 28 से 34 तक के लिए कौन आ रहा है? वो आ रहा है विलियम बेंटिंग। और इसी समय पर हम मेघालय का शिक्षा सुधार भी 1833-34 में देख रहे हैं। तो इस समय पर हमें गवर्नर जनरल जो मिलते हैं वह मिलता है लॉर्ड हैमर्स। पागलपंथी विद्रोह 1824 से 33, इसके समय पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। 1823 से 1828 ईस्वी, और विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी। तो यहाँ पर ये 2 गवर्नर जनरलों के काल में हमें तकरीबन 9 वर्षों के लिए पागलपंथी विद्रोह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है आपको कि किस गवर्नर जनरल के समय पर कौन सा विद्रोह हो रहा है। फिरोजपुर बंगाल में यह होता है, और किसानों से जबरन बेगार करवाने के विरुद्ध यह होता है। बेगार का मतलब क्या होता है कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवा लिया जाता है और आपको पैसे भी नहीं दिया जाता। जैसे अक्सर ये मेरे साथ होता है कि शादी में अक्सर जो बड़े लोग होते हैं, बड़े में मतलब जो दीदी वगैरह होती हैं, वो खाना आना पूरा परसा हुआ लेते हैं और कुछ मिलता नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर होता है कि भैया आपने पूरा काम किया लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, तो वो क्या होता है? बेगार, मतलब बिना किसी मजदूरी के आपने काम किया है। अब यहाँ पर नेता होते हैं टीपू मियाँ और उनके पिताजी करम शाह जी। तो यहाँ पर बाउल संप्रदाय के लोग अपने आप को क्या कहते थे? पागलपंथी कहते थे कि भैया हम तो जो अल्लाह है या फिर जो खुदा है उनके प्यार में पागल हो गए। तो ये पागलपंथी कहलाते थे। और अन्य नेता जो थे वो थे जानकू पाथर और दोगबाज पाथर, ये कुछ थे। और यहाँ पर ये विद्रोह होता है। बाद में बेंटिंग के समय पर इसको दबा दिया जाता है। फराजी विद्रोह की बात करें 1804 से 1851 ईस्वी। अब हम मेन चीज़ बस इनकी पढ़ेंगे, ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो दिमाग का बहुत ही ज़्यादा घोटाला हो जाएगा और इससे नुकसान ही है। तो फराजी आंदोलन 1804 से 1851 ईस्वी तक चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। और इसमें हम देखते हैं कि फरीदपुर पंजाब में ये चलता है। तो अगर हम बात करें कि 1804 से 1851 तक की गवर्नर जनरलों की, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको गवर्नर जनरलों के बारे में अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। 1858 तक के जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे, और फिर आपको 1858 से 1947 तक जो ब्रिटिश सरकार के वायसराय वगैरह थी। तो यहाँ पर बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी तक। जॉर्ज बार्लो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी नीति अहस्तक्षेप की नीति थी। मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। और इसके समय पर हम देखते हैं कि मराठों का पूरी तरह से 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में समापन हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनके जो पेशवा है उनको हटा दिया जाता है और कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया जाता है।
एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी, इनके समय पर हम आंग्ल अफगान जो आंग्ल नेपाल और आंग्ल बर्मा युद्ध जैसी घटनाएं देखते हैं। अब जो अगले होते हैं विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 ईस्वी, और इस समय पर हम देखते हैं कि 1843 ईस्वी के आसपास जो है, यानी कि यहाँ पर सिंध और जो पंजाब वगैरह है वहाँ पर ये आक्रमण कर रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी और डलहौजी 1848 से 54 ईस्वी। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि इस युद्ध का कारण क्या था, ये इस विद्रोह का क्या कारण था। तो अधिक भू राजस्व दर, लगान न देने पर किसानों को भूमि से बेदखल करना और जबरन अफीम की खेती करवाना यहाँ पर इस विद्रोह के कारण थे। अब इसके कौन कौन नेता थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह फराजी और इनके पुत्र दूदू मियाँ या टीटू मियाँ, दूदू मियाँ यहाँ पर इनके नेता थे। अब दूदू मियाँ के समय यह आंदोलन एक धार्मिक संप्रदाय फराजी संप्रदाय में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से यह आंदोलन एक विद्रोही आंदोलन से शुरू होकर एक धार्मिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है और फराजी नाम आंदोलन का पड़ जाता है। ब्रिटिश शासन ने कठोरता से दमन किया और फराजियों को इन्होंने रेड रिपब्लिकन्स की संज्ञा यहाँ पर दी। क्या दी? रेड रिपब्लिकन्स की संज्ञा यहाँ पर दी। अब रामोसी विद्रोह की बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में रामोसी किसान यहाँ पर विद्रोह करते हैं 1826 से 1829 और यहाँ पर गवर्नर जनरल जो रहता है वह रहता है विलियम बेंटिंक। अब यहाँ पर विलियम बेंटिंक का भी यहाँ पर कार्यकाल रहता है और जो एमहर्स्ट है उसका भी यहाँ पर हम कार्यकाल देख रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1823 से 28 तक एमहर्स्ट है, तो यहाँ पर 1823 से 30 तक ये यहाँ पर ऊपर वाला 1826 से 29 तक यहाँ पर ये विद्रोह चल रहा है। तो 1823 से 1828 ईस्वी तक एमहर्स्ट गवर्नर जनरल है और 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल है। रामोसी संप्रदाय के किसानों का यहाँ पर विद्रोह होता है। पूना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में रामोसी नामक मराठा निम्न किसान जातियों ने नवीन भूराजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किया और इनके नेता थे उमाजी। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी कि कंपनी सीधे किसानों से यहाँ पर टैक्स वसूलती थी। रैयत किसानों को कहा जाता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दर पर यहाँ पर टैक्स वसूलते थे, जिसके कारण यहाँ पर किसान विद्रोह कर रहे हैं। विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827 से 1830 ईस्वी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक होता है और स्थानीय शासक वर्ग के विरुद्ध राजस्व वसूली के प्रश्न को लेकर जमींदार वर्ग यहाँ पर विद्रोह करता है। इनके नेता होते हैं विजय राम राजे और वीरभद्र राजे और जगन्नाथ राजे। ये इनके नेता होते हैं किनके? विशाखापट्टनम विद्रोह के। और 12/7 का विद्रोह होता है बंगाल में 1831 से 1831 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय ही यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय पर काफ़ी विद्रोह यहाँ पर हो रहे हैं। तो इनके जो नेता थे 12/7 विद्रोह के, निसार अली, टीटू मियाँ, यहाँ पर टीटू मीर या टीटू मियाँ भी इन्हें कहा जाता है। किनको? निसार अली को। कलकत्ता एवं आसपास के क्षेत्र के जमींदार किसान देव राय के शोषण से परेशान थे, क्योंकि किसान देव जी जो थे वह काफ़ी ज़्यादा अजीब गरीब फरमान के लिए भी जाने जाते थे। तो यहाँ पर किशन देव क्या कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप दाढ़ी रख रहे हो तो दाढ़ी रखने पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होता था कि जो जागीरदार होते थे या जो एक प्रकार से ज़मींदार टाइप के लोग होते थे, अब इनको राजा वाली फीलिंग चाहिए थी, तो ये, और इनके पास में पैसे भी नहीं होते थे, तो कई बार ये अजीब गरीब फरमान चलाते थे और उससे किसान लोगों से पैसे वसूलते थे। तो यहाँ पर ये जो किशन देव हैं, इनने क्या कहा कि भैया अगर आपको दाढ़ी रखनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सूफी संत है, यहाँ पर टीटू मीर वगैरह, वो और उनके अनुयायी लंबी दाढ़ी रखते थे। तो यहाँ पर वह विद्रोह कर देते हैं कि भाई दाढ़ी तो नहीं हटाएंगे, लेकिन तुमको हम ज़रूर यहाँ पर हटा सकते हैं। अब
बहुत ही ज़्यादा फेमस एक विद्रोह होता है नील विद्रोह। नील किसानों का यहाँ पर आंदोलन होता है 1859-60 में, और इस समय पर वायसराय होता है कैनिंग। हालांकि वायसराय को भी अक्सर हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 1858 जो घोषणा पत्र आता है उसके बाद से जो गवर्नर जनरल रहता है उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। हालांकि गवर्नर जनरल शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अब बंगाल में यह होता है और इसका केंद्र जो होता है वो होता है गोविंदपुर नादिया। अब यह विद्रोह यूरोपीय फैक्ट्री मालिकों के लिए स्थानीय जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से नील उपजाने के विरुद्ध तथा यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध था। इनके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये एक दूसरे के भाई थे और इनके सहयोगी रफीक मंडल के नेतृत्व में, जो रफीक मंडल था उसके नेतृत्व में यहाँ पर ये विद्रोह करते हैं। विद्रोहियों ने यूरोपीय अधिकारियों, फैक्ट्री मालिकों पर आक्रमण किया और कैनिंग इस विद्रोह पर कहता है कि जितनी चिंता मुझे 1857 के विद्रोह की थी उतनी चिंता मुझे नील किसान आंदोलन की भी है। क्यों? क्योंकि यह धीरे धीरे बंगाल क्षेत्र से आगे फैलते जाता है। सरकार 1860 ईस्वी में 5 सदस्यीय नील आयोग का गठन करती है जिसके अध्यक्ष WS सीटनकर होते हैं और इसमें एक भारतीय चंद्रमोहन चटर्जी होते हैं। और ये जो होता है ना भैया, ये ज़मींदारों का प्रतिनिधि होता है और ये ज़मींदारों का समर्थक भी होता है। अब इस आयोग को हरीश चंद्र मुखर्जी, जो समाचार पत्र हिंदू पैट्रियार्क चलाते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका समाचार पत्र सोम प्रकाश था, शिशिर कुमार घोष तथा बंगाली नाम समाचार पत्र ने समर्थन दिया था। अब ये यहाँ पर इसका समर्थन कर रहे हैं। जबकि दीनबंधु मित्र ने अपने उपन्यास नील दर्पण में नील किसान आंदोलन की मांगों का समर्थन किया और नादिया के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। जब रिपोर्ट आती है तो इन्हें फिर नौकरी से हटा दिया जाता है। 1860 ईस्वी में जब आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें जबरन नील खेती न करवाने का सुझाव दिया गया और वो शोषण को रोकने की सिफारिश की गई। इसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो यह एक प्रभावशाली विद्रोह था जिसने अपनी मांगों को पूरा करवाया। फिर हम देखते हैं पवना विद्रोह। यह भी बंगाल क्षेत्र में होता है। ज़्यादातर विद्रोह बंगाल क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये होता है कि बंगाल क्षेत्र समृद्ध होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार ज़्यादा बंगाल क्षेत्र में ही होता है। उस समय पर बंगाल क्षेत्र में आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, झारखंड वगैरह हिस्से उसमें शामिल होते थे। इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और यहाँ पर शोषणकारी नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बंगाल में हम पहले से ही देख रहे हैं कि ज़मींदार या फिर जो कुलीन वर्ग है वो हम पहले से ही नवाबों के समय से ही देख रहे हैं। तो जब अंग्रेज़ आते हैं तो हर टैक्स की प्रणाली जो रहती हैं वह इन्हीं नवाबों के जो ज़मींदार रहते हैं उन्हीं के माध्यम से ज़मींदारी प्रथा शुरू करके इनसे टैक्स वसूलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं और इनका सबसे ज़्यादा प्रसार और नियंत्रण बंगाल में ही होता है। शोषण भी बंगाल में ही होता है क्योंकि बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, यहाँ पर उत्पादन अच्छा होता था, इसलिए ये ज़्यादा उत्पादन के लालच में ज़्यादा टैक्स लगाते थे। इसलिए हमें बंगाल में ही ज़्यादातर गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि बंगाल इनका सेंटर था और बंगाल एक अच्छा खासा स्टेट भी था। इसलिए यहाँ पर के ज़्यादातर जो लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग भी हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चाहे आप बुद्धिजीवी वर्ग की क्रांतियों की बात करें या फिर किसानों की क्रांतियों की बात करें, वो ज़्यादातर हमें बंगाल क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर नेता इनके थे वो थे ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल खुदीमौला। पवना किसान आंदोलन 1873 में हो रहा है और इस समय पर वायसराय जो है वो है नॉर्थब्रुक। अब नॉर्थब्रुक जो है वह 1872 से 76 तक के लिए वायसराय बनकर आता है। अब ये गवर्नर जनरल और वायसराय, इनके बारे में ध्यान रखना क्योंकि अक्सर घटनाओं से संबंधित ये पूछे जाते हैं। अब इस विद्रोह का कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण यह किसान आंदोलन जमींदारों के अत्याचार और लगान वृद्धि के विरुद्ध था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध यह नहीं था। तो यहाँ पर ये पवना के किसान कहते हैं कि हम महारानी विक्टोरिया की रैयत बनना चाहते हैं।
तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों में क्या है कि इनको पता ही नहीं है कि असली मुजरिम कौन है, असली शोषणकर्ता कौन है। इन्हें लगता है कि ज़मींदार, साहूकार जो सूदखोर हैं वही असली मुजरिम है और अगर हम इनसे छुटकारा पा लें तो हम सुखी रह सकते हैं। जबकि ये इनके विरुद्ध विद्रोह करते हैं और इन्हें लगता है कि इनको हटा के हमने क्रांति सफल कर दी। लेकिन होता क्या है, सरकार इनकी जगह पर किसी और को इन्हें लूटने के लिए भेज देती है। तो समस्या इनमें नहीं है, समस्या सिर्फ सूदखोर, साहूकार, जमींदार ये तो लुटेरे हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी लुटेरी है कंपनी और ब्रिटिश सरकार। क्यों? क्योंकि आप एक जमींदार को हटाओगे तो कंपनी या जो ब्रिटिश सरकार जो कि 1858 से भारत का शासन अपने अंतर्गत ले लेती है, वो किसी और ज़मींदार या किसी और साहूकार को आपके ऊपर शोषण करने के लिए नियुक्त कर देगी। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के आंदोलनों की एक बड़ी बात ये भी है कि इन्हें ये नहीं पता है कि असली गुनहगार ब्रिटिश सरकार है। और फिर 20वीं शताब्दी के आंदोलनों में हम देखते हैं कि सीधे तौर पर उनकी मांग ब्रिटिश सरकार से होती है और ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों के खिलाफ वो सीधे तौर पर खड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये भी देखिए कि पवना के किसान आंदोलन, जिन्हें लगता है कि अगर हम ज़मींदार और यहाँ पर जो साहूकार वगैरह है उनसे अगर हम छुटकारा पा लें तो हम ठीक हो सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम महारानी विक्टोरिया की रैयत बना रहना चाहते हैं। मतलब रैयत का मतलब होता है कि रैयत गांव को कहते हैं, ठीक है। तो रैयत कहते हैं किसान को, यहाँ पर किसान को रैयत कहते हैं। तो ये कहते हैं कि हम महारानी के जो किसान हैं वो बना रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग, ब्रिटिश एसोसिएशन के सदस्य आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारका नाथ गांगुली एवं ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल यहाँ पर किसानों का समर्थन करते हैं। अब यहाँ पर लॉजिकली आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि ये किसानों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पवना किसान आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अधीन था ही नहीं। पवना किसान आंदोलन जमींदार के खिलाफ था। अब ब्रिटिश सरकार के जितने भी हितैषी हैं वो भी यहाँ पर इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जमींदार के खिलाफ था, ना कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। जबकि अमृत बाजार पत्रिका जमींदार समर्थक होती है, इसलिए वह यहाँ पर इसका विरोध करती है। क्यों? क्योंकि वह पत्रिका जमींदार समर्थक थी और यह किसान आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। इस विद्रोह को केंद्र में रखते हुए मुशर्रफ हुसैन ने अपना ग्रंथ लिखा, जमींदार दर्पण। तो यह आपको ध्यान रखना है, मुशर्रफ हुसैन ने पवना विद्रोह, पवना किसान आंदोलन को आधार बनाकर अपना ग्रंथ जमींदार दर्पण लिखा है। ब्रिटिश सरकार ने 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर किसानों को जमींदारों के अत्याचार व लगान वृद्धि के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरा चरण हम यहाँ पर देखेंगे, तो दूसरा चरण हम यहाँ पर समझेंगे, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में दूसरे चरण को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।